अच्छा, तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक दफ़ा दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो सीरीज होती है जिसमें एक टर्म अगर प्लस की है तो अगली माइनस की होती है और फिर आगे प्लस की, और इस तरह ऑल्टरनेटिवली जो टर्म्स के साइंस हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज तब कन्वर्ट्स करती है बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं। अगर तो एब्सोल्यूट टर्म्स जो हैं, यानी साइन को इग्नोर करके जो टर्म्स आ रही हैं, उनसे बनने वाली जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग हो, यानी हर अगली एब्सोल्यूट वैल्यू पिछले वाली एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी हो। ठीक है, और दूसरी ये कि nth टर्म पे जो लिमिट की वैल्यू है वो जीरो आ रही हो। तो ये दो कंडीशंस काफी हैं ये साबित करने के लिए कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो अगर इन दो में से आपको फौरन से नजर आ जाए कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, चाहे पहली चाहे दूसरी, तो आप बेशक उसका पहले जिक्र कर लें और कहें कि चूंकि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही इसलिए दूसरी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, और इस तरह से सीरीज जो है वो कन्वर्ट नहीं करेगी बल्कि डाइवर्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये सेकंड थर्ड एग्जांपल है। अम, इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है, जो nth टर्म दी हुई है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, और अब हमें ये देखना है कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ठीक है, तो इसके अंदर ये है, बता रहा है कि द गिवन सीरीज इज ऑल्टरनेटिंग, सो वी ट्राई टू वेरीफाई कंडीशन वन एंड टू। Unlike the situation example 1, it is not obvious that sequence given by Bn is equal to n square over n cube plus 1 is decreasing. ये इतना आसान नहीं है कि आप ये कह दें ये decreasing जो sequence बनती है। ठीक है, however, if we consider the related function f of x is equal to x square by x cube plus 1, we find that this फंक्शन, यानी जो इसका रिलेटेड फंक्शन है n की जगह x करके जो बनता है, अगर हम लोग ये शो कर दें कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन जीरो या x ग्रेटर देन सम सर्टन वैल्यूज, तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिलेटेड सीक्वेंस है वो भी डिक्रीजिंग होगी। तो किसी फंक्शन के डिक्रीजिंग उसको किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग शो करने के लिए या ये मालूम करने के लिए कि वो कहाँ पे डिक्रीजिंग होगी, हमारे पास एक तरीका होता है डेरिवेटिव्स का। पता नहीं इसने वही किया है या कुछ और किया है। दिस मीन दैट एफ ऑफ इसने पहले तो दूसरी कंडीशन चेक कर ली है कि nth जो टर्म है उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो है या नहीं है, तो वो तो जीरो हो गई। अब डिक्रीजिंग कैसे इसने शो किया इसको, आ गया भाई। अच्छा, किधर गया ये? ओके, पर जाना है हमें। क्या इसने किया है, किसी को समझ आ रही है? सिंस वी कंसिडर्ड ओनली पॉजिटिव एक्स वी सी दैट एफ डैश, हाँ ठीक है, यही किया उसने, डेरिवेटिव ही लिया है। और डेरिवेटिव उसने लिया नहीं है, बस उसका रेफरेंस दे दिया है कि डेरिवेटिव इज लेस देन वन इफ टू माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन जीरो। तो हम लोग अगर इसका डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का, अच्छा नहीं उसने डेरिवेटिव भी लिखा है ये, एफ ऑफ एक्स अगर हम लोग बनाएं तो एफ ऑफ एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वन।
और इसका डेरिवेटिव लें, कोशेंट रूल से डेरिवेटिव फाइंड होगा। कोशेंट रूल में हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाली एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देते हैं और फिर माइनस डालते हैं, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 3x² आ जाएगा, और ओवर में x³ + 1 का स्क्वायर ले लेंगे और फिर ये बन जाएगा 2x4 + 2x और -3x4 ओवर x³ + 1 होल टू द पावर 2। और फिर 2x4 -3x4 आ जाएगा हमारे पास -x4 + 2x और ओवर में आ जाएगा x³ + 1 होल स्क्वायर। अब हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि भाई ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया है ना, ये लेस देन जीरो कब होता है, यानी ये नेगेटिव कब होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो उस इंटरवल में जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी नीचे आ रहा होता है, तभी तो आपके पास जो टेंजेंट्स की स्लोप बनती है वो नेगेटिव आती है, इस तरह की सिचुएशन होती है। ये आइडिया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब हमें ये चेक करना है कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ये डिक्रीजिंग है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है ना, इस पे जरा गौर करें, इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें आया हुआ है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि जो मर्जी आप एक्स रख दें, आपने बाद में उसमें 1+ करके जो भी आंसर आएगा उसका ले लेना स्क्वायर, और स्क्वायर लेने की वजह से ये वाली चीज जो होगी ना ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसलिए जो साइन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ ऊपर वाले नंबर के ऊपर, यानी न्यूमरेटर के ऊपर। तो हमें एक्चुअली ये देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x -x4 + 2x इज लेस देन 0, ये चीज हमें चेक करनी है। इसका क्या हल है? इसका एक आसान सा हल ये भी हो सकता है कि आपने अगर ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज के लिए ये लेस देन 0 है, आप इसकी रिलेटेड इक्वेशन बना लें। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रख लें, x कॉमन ले लें, या आ जाएगा 2 - x³ इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x³ इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस सॉरी +³ रूट ऑफ 3 ³ रूट ऑफ 2। तो ये अब दो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ³ रूट ऑफ 2। अब हम लोग ये चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है, हम लोग नंबर लाइन पे इन दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर लें। ये एक तरीका है जो मुझे तो बहुत आसान लगता है, अक्सर ये इजी होता है। क्या हम एक नंबर लाइन बनाएं, उस नंबर लाइन पे ये दो नंबर मेंशन कर लें, एक 0 और एक ³ रूट ऑफ 2। अब ³ रूट ऑफ 2 जो होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा, तो 0 की राइट साइड पे उसको लिख लें। अब आप पूरी नंबर लाइन में से कोई नंबर लें जो 0 से लेस हो यानी नेगेटिव हो, इस रीजन में से लें, उसको इसमें रख के देखें कि आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं x की वैल्यू -1। ठीक है, अगर x -1 हो तो ये बन जाएगा -1⁴ जो होगी वो +1 होगी, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से माइनस में आंसर आ गया। और जब यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे उसको -1 को, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो अगर x की वैल्यू जो है वो माइनस अगर x की वैल्यू 0 से लेस हो तो ये ट्रू हो जाती है, यानी ये जो रिलेशन है इट इज ट्रू फॉर x लेस देन 0। 0 से कम अगर आप कोई नंबर रखते हैं इसके अंदर
तो ये रिलेशन ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे आपने टिक लगा दिया कि इस रीजन में यानी -∞ to 0 अगर कोई भी हम x की वैल्यू ले लें तो ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो <0 हो जाएगा। अब इस इंटरवल में आ जाते हैं, 0 से लेके क्यूब रूट ऑफ 2 जो है उसके दरमियान कोई नंबर ले लें। अब क्यूब रूट ऑफ 2 जो होता है वो क्या होता है? हाँ जी, आप में से कोई कैलकुलेटर पे बता दे कितना होता है। बेशक आप कोई बोल के चेक करें कि क्यूब रूट ऑफ 2 क्या निकलता है डेसिमल्स में। बोलना नहीं चाह रहे तो चैट में भी लिख सकते हैं आप। कैलकुलेटर पे ये क्यूब रूट ऑफ 3 निकाल लें, सॉरी 2 निकाल लें, क्यूब रूट ऑफ 2। 1.2599। 1.2। 599। ठीक है, चलें, जो भी अब हो, हमें ये पता चल गया 1 से ये बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट के तौर पे 1 रख लेते हैं। तो अब अगर 1 यहाँ रखा जाए, ठीक है, तो बताएं ये ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी? अगर हम लोग 1 रख देते हैं एक्स की जगह पे इस इनइक्वालिटी के अंदर, ये बन जाएगा -1 to the power 4 +2 × 1 इज <0 तो ये बनेगा -1 +2 इज <0। ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये बन रहा है 1 और उधर है 0, तो 1 इज नॉट <0, तो ये फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आने का मतलब है जी कि यहाँ पे ये इस इंटरवल में से अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आता। इधर से अगर हम कोई वैल्यू ले लें, अब जैसे आपने बताया कि जी 1.259 आ रहा है, तो मैं 2 ले लेता हूँ। 2 तो डेफिनेटली इस नंबर से बड़ा ही होगा ना। तो अगर 2 रखते हैं एक्स की जगह पे, ठीक है, तो 2 रख दें तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर 4 +2 टाइम 2, तो ये आ जाएगा -16 + 4, और ये हो जाएगा -12 विच इज <0, तो ये ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया, इस रीजन में भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया कि इस रीजन में भी ट्रू हो गया। इसमें ट्रू होने का हमें कोई फायदा नहीं है। कोई बताएगा कि इसमें ट्रू होने से क्या, कुछ भी नहीं हमें मिलेगा? उसकी क्या रीजन है? इस वाले रीजन की नहीं हम लोग बात करेंगे। उसकी वजह यह है, चले मैं ही बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम लोग एन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एन को हमने रिप्लेस किया है एक्स से। हमने कहा अगर एक्स के लिए किसी इंटरवल में ये सीरीज डिक्रीजिंग होगी, तो उस इंटरवल में अगर हम लोग एक्स की जगह एन ले लेंगे तो वहां पे भी डिक्रीजिंग हो जाएगी। और एन चूंकि एन की वैल्यू ही 1 से स्टार्ट होती है, 1 से आगे ऑनवर्ड चलती है, 1 2 3 ऑनवर्ड, इसलिए ये वाली रीजन जो है इसमें बेशक ये ट्रू है ये वाला रिलेशन, लेकिन इस रीजन में हम लोग नहीं रहेंगे। इस ये वाला रीजन जो है ये पॉजिटिव आता है, लेकिन इसको भी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना, तो या 1 से बड़े नंबर्स के लिए लेना है। तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग 1.259 से बड़े एक्स ले लेते हैं तो ये रिलेशन ट्रू हो जाता है। तो मीन्स के एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग होगी। ये सीरीज एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए डिक्रीजिंग होगी। ये हमने इसका जो डिक्रीजिंग होना है वो कैसे साबित किया है, इसका रिलेटेड फंक्शन बनाया है, और ये साबित किया है कि इसका जो रिलेटेड फंक्शन है वो एक्स ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 2 के लिए डिक्रीजिंग है।
अगर ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 2 के लिए डिक्रीजिंग है फंक्शन, तो उसकी जो रिलेटेड सीरीज होगी वो 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए उसकी एन की अगर वैल्यूज 2 या उससे ग्रेटर ले लेते हैं तो उसके लिए डिक्रीजिंग होगी। यानी दो या दो से ज्यादा टर्म्स के लिए और फिर आगे जितनी मर्जी टर्म्स ले लें, ये सीरीज जो है ये डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये वाली जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है। और दूसरी कंडीशन तो बहुत आसान थी चेक करनी हो, तो आपने कॉमन ले लिया, आपने कॉमन ले लिया है एन स्क्वायर को, बल्कि एन क्यूब को, और फिर आपने लिमिट अप्लाई कर दी है, तो ये ज़ीरो आ जाता है। तो दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई, तो इस तरह ये सीरीज जो होगी ये कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो। कोई सवाल आप लोगों का? ठीक है, तो इसको मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ, इस डिस्कशन को ये क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको जी। तो इसकी समरी ये है कि हमने ये शो करना था कि ये डिक्रीजिंग है, ये वाली जो सीक्वेंस बनती है ये डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग शो करना हर दफ़ा बहुत आसान नहीं होता, कभी मुश्किल भी हो जाता है। इसमें भी थोड़ा इसी तरह का है कि ये डिफ़िकल्ट है शो करना, हम सारी टर्म्स तो लिख नहीं सकते, तो हमें कोई मैथमेटिक्स ही यूज़ करनी है जिससे ये शो हो जाए कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है। और वो करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने इसका रिलेटेड फंक्शन बनाया है, और हमने ये देखा है कि वो जो रिलेटेड फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2। उन सारों के लिए जो रिलेटेड फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ा था, और ये शो करना पड़ा था कि डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन दिस नंबर। इससे ये पता चला कि 2 या 2 से जो बड़े n है उनके लिए ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। तो पहला पार्ट सेटिस्फाई हो गया, और दूसरे के लिए हमने लिमिट ले ली है। लिमिट के लिए एन स्क्वायर कॉमन लिया है, सॉरी एन क्यूब कॉमन लिया ऊपर नीचे, और फिर उनको कैंसिल कर लिया है, एन क्यूब जो कॉमन लिया था, और फिर ये लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, और ये ज़ीरो आ गई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए। तो ये इसका सोल्यूशन था। अब जब हमें इसमें, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई सीरीज जो है वो कन्वर्ट्स करती है या नहीं करती, तो फिर उसका सम एस्टिमेट करना भी एक को एस्टिमेट करना भी पड़ता है सम को। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि ये उसने रिलेशन यहाँ पे लिखा है कि जो आर एन है, यानी आर एन का मतलब है रिमेनिंग टर्म्स, आपने कुछ टर्म्स का सम ले लिया और उसको कह दिया कि जो एक्चुअल सम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट नंबर एस। लेकिन वो तो कुछ टर्म्स का सम है, इसलिए वो एग्जैक्ट सम तो नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आर एन कह रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम भी हमने यूज किया है। तो अब हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जो रिमेनिंग टर्म का सम है ना, दैट इज इक्वल टू एस माइनस एस एन। ये भी कोई नई बात नहीं है, ये हमें पता है कि आर एन जो होता है वो एस माइनस एस एन होता है। ठीक है, और ये नई बात है कि वो जो रिमेनिंग सम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल टू बी एन प्लस वन। ये चीज है जो बाउंड उसको, एरर का जो बाउंड है वो फाइंड करने में हेल्प करेगी। इसको अब एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग
उसी फिगर से जो हमने ऊपर बनाई है। ये तो आप ये ज्यूम कर लें कि जी हमने जो सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स थी ना, उसको अप्रोक्सीमेशन के लिए ले लिया है। यानी ये जो वैल्यू आ रही है इसको हमने सम कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिमेटेड सम है और ये हमारा एक्चुअल सम है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो असल में है S-S4, और वही दरअसल RN है। RN क्यों है? RN इसलिए है कि अगर मैं सीरीज लिखता हूँ तो सीरीज ये बनेगी ना, यानी इस सारी सीरीज का सम अगर S है तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4 प्लस B5 अप टू सो ऑन। मैंने जो पहली चार टर्म्स है उसका सम ले लिया, उसको S4 का नाम दे दिया। इसी चार टर्म्स के सम को मैं बोल रहा हूँ कि वो S4 है, और उसी को अप्रोक्सीमेशन के तौर पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बाकी सीरीज की टर्म्स छोड़ रहा हूँ इनको मैं RN का नाम दे रहा हूँ। ये पिछली दफा भी हमने ये बात की है। तो अब जो हमें नजर आ रहा है इस फिगर से वो ये नजर आ रहा है कि SN जो S है और S4 है, यानी S असल सम है, S4 अप्रोक्सीमेटेड सम है। इन दोनों सम का जो डिफरेंस होता है वो RN होता है। तो वो जो RN की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो दरअसल इस लेंथ के इक्वल आएगी। ये जो लेंथ आपको इन दो नंबर्स के दरमियान नजर आ रही है, और ये वाली लेंथ B5 से छोटी है। इस फिगर में आप देख सकते हैं B5 की लेंथ ये है, और S-S4 ये वाली लेंथ। तो ये हमेशा ही ऐसे होगा कि जो S-SN होगा ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी RN की एब्सोल्यूट वैल्यू के, और वो लेस देन और इक्वल टू होगी BN+1। ठीक है, ये फिगर से हमने क्लियरली इस चीज को देख लिया। तो अब ये अब अपर बाउंड के लिए ये हम लोग कंडीशन लेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे एस्टिमेट करने को कहा जाता है और मैं पहली पांच टर्म को एस्टिमेटेड सम के इक्वल ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ पहले सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S। तो अब जो एरर होगा, वो एरर अगर मुझे निकालना है कि एरर कितना है, या एरर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किस नंबर से लेस है, तो मैं ये इस वाली कंडीशन को यूज करके कह सकता हूँ कि जो एरर होगा वो सिक्स्थ टर्म, सिर्फ सिक्स्थ टर्म से की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे कम होगा। इस तरह से एरर को बाउंड किया जा सकता है, यानी बताया जा सकता है कि जो हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं वो कितनी परफेक्ट है। ठीक है, तो जितनी टर्म्स हम ले रहे हैं उससे अगली टर्म जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से कम होगा एरर, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एस्टिमेशन का तरीका होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो है वो खत्म हो गई, और हम लोग इसको यहाँ पे किस तरह बुक में लिख रहे हैं, एस्टिमेटिंग। ठीक है, ये एस्टिमेटिंग द ऑल्टरनेटिंग सीरीज सामने है, और यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दिखा दी है। उसने पहले ही देख लें कितनी टर्म्स ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स ली हैं। और नहीं, 8 उसने लिए, लेकिन सम जो है वो 6 टर्म का वो ले रहा है एस्टिमेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6, क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये S6 क्यों लिख रहा है, किसी को अगर पता चले। अच्छा हाँ, ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है एन को ना, एन को जीरो से ले रहा है, तो इसलिए ये S6 का मतलब सम ऑफ
7 टर्म्स है एक्चुअली। तो उससे अगली टर्म जो होगी वो मिलेगी जब हम n की जगह 7 रखेंगे। असल में वो 8वीं टर्म होगी। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है ना n की वैल्यूज को, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। तो जो डिफरेंस है वो 8th टर्म की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे कम आएगा, और 8th टर्म की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये बनती है 0.0002। इसलिए जो एरर होगा दैट वुड बी लेस देन 0.002। तो ये है इसका इसकी डिस्कशन। अब आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है, जो आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन 3 कर लें, 7 कर लें, 11 और 16 और 17, फिर 23, 26, 28, 32। बस इतने बहुत हैं, अगर इतने भी कर लें तो काफ़ी हैं। चले, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, किसी ने सवाल पूछना है तो पूछ ले।